अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के फिजिक्स वाले सेक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसको कहते हैं साउंड। हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास 9th में नहीं भी हैं और दूसरे वैकेंसी के एग्ज़ाम देते हैं तो आज जो बातें यहाँ पे होंगी इसमें कि बहुत सारी बेसिक बातें एज ए क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। और क्लास 9th में एनसीईआरटी के हिसाब से जितने टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 1 बाय 1 करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो चलिए एक किनारे से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि, हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। जो मैं बोल रहा हूँ मतलब एक तरह का मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो हाउ यू विल डिफाइन इट, आप कैसे इसको डिफाइन करोगे। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ साउंड तो आप क्या बोलोगे। जैसे लाइट जो है ना एक तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक करंट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एज द सेम वे साउंड भी एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज आल्सो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ऐसे बोलिए कि साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है ना। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? वाइब्रेशन से। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने साउंड के बारे में ये लिख रखा है, पहला पॉइंट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये ऊर्जा का एक रूप है। एंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेट होने से किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट के ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे स्पीकर मैंने क्यों लिखा है, अगर आपने स्पीकर देखा होगा ना, डीजे जो चलता है, या कहीं भी टेलीविज़न या इवन दो मोबाइल में भी एक स्पीकर लगा है, लेकिन वो बहुत छोटा है, वहाँ आप अच्छे से कंसीडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा सा, इतना बड़ा कोई स्पीकर है, आपने देखा होगा, या रेडियो का या फिर टेलीविज़न का, तो आप उसको निकाल के अगर उसमें सॉन्ग चलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वो हम लोगों की तरह, जैसे मैं मुंह चला के बात कर रहा हूँ, वो मुंह थोड़ी ना चलाता है कि जीभ है, होठ है, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है। वो बस वाइब्रेट करता है, आगे पीछे वाइब्रेट होता है और हवा को धक्का मारता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप उस स्पीकर को ऐसे उल्टा करके उस पर चावल या कुछ ऐसे हल्की चीज़ रखेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे जैसे ध्वनि उत्पन्न होगी, वो चावल ऐसे उछलेगा, क्योंकि वो जो उसका पूरा सरफेस है वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वाइब्रेट कर रहा है। सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंपन करता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे मैं इस बोर्ड को ऐसे मारूं, ऐसे, या फिर ऐसे दीवार को मारूं, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसके वाइब्रेट करने से होगा। कहीं भी अगर ये छोटी सी बात कोई पूछे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है तो आपका आंसर होगा वाइब्रेशन से, कंपन से प्रोड्यूस होता है। तो ये एक साउंड के बारे में बात हो गई कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। इस बात को याद रखिएगा कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। आगे चल के बहुत सारी बातें इसी चीज़ को लेके मैं एक्सप्लेन करूँगा साउंड के बारे में। तो साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, कंपन से प्रोड्यूस होती है ध्वनि, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर को इसी एक ही वीडियो में कवर करना है और सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, तो इसीलिए बीच में फालतू बात नहीं कर सकते। एक किनारे से जल्दी जल्दी बढ़ के कवर करते हैं ताकि जो है वीडियो हम लोगों का बहुत लंबा ना हो। बात करें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो इस पे भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है? प्रोपेगेट का मतलब कैसे बढ़ती है, एक मीडियम में चलती कैसे है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचती है। तो साउंड एक तरह से एनर्जी तो है ही, लेकिन साउंड एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करती है वेव के फॉर्म में। हिंदी में बोलते हैं तरंग। तरंग के रूप में साउंड, ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है या प्रोपेगेट करती है, मतलब बनते हुए आगे बढ़ती है। तरंग बनते हुए, वेव बनते हुए। वेव दो तरह की होती है। एक वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो वेव आप पढ़ोगे 12th में जब आप जाओगे, वो स्पेशल टाइप की वेव है। उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा तब भी वो वेव चलेगी। लेकिन हमारा साउंड इस तरह की वेव नहीं है। साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है।
कैसी वेव है साउंड? एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मतलब साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब एयर हो या फिर कोई सॉलिड चीज़ हो या कोई लिक्विड हो। सॉलिड, लिक्विड या गैस में ही साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आप चंद्रमा पे चले जाओ, मून पर, और क्या हुआ, आप सर्वाइव करो, लेकिन अगर दो लोग हैं, बीच में एयर नहीं है, तो बात नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे तो साउंड वहाँ तक प्रोपेगेट होके जाएगी ही नहीं, क्योंकि वो एक वेव के फॉर्म में चलती है और वो वेव का नाम है मैकेनिकल वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चल सकती है जहाँ पे मीडियम ना हो, लेकिन साउंड ऐसी वेव नहीं है। साउंड एक तरह की मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में भी दो तरह की वेव होती है। एक वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव में साउंड ट्रांसवर्स वेव नहीं है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो वही मैंने लिख रखा है कि एक मीडियम में साउंड एक जगह से दूसरे जगह जो प्रोपेगेट करती है, मतलब आगे जो बढ़ती है, बनते हुए जो जाती है, वो जाती है एक मैकेनिकल वेव के फॉर्म में। और उस मैकेनिकल वेव में भी दो पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अभी मैं समझा रहा हूँ ये क्या होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। देखिए, सबसे पहले दो बात और बताना चाहूँगा। एक को बोलते हैं कंप्रेशन एंड एक को बोलते हैं रेयरफैक्शन। पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे अगर आप गुब्बारे में हवा भरते हो ज़बरदस्ती, तो आप समझ सकते हो कि गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है उसकी डेंसिटी बाहर जो हवा है उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ठूंस ठूंस के हवा भरी हुई है। तो जहाँ पर हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसर रीजन होता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पर हवा रेयरर होती है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है ना, जैसे कोई स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसा ही डिस्टर्ब वो एयर में क्रिएट करता है। हवा को कंप्रेस कर देगा, फिर वो कंप्रेशन आगे बढ़ेगा तो वहाँ हवा कंप्रेस होगी, फिर आगे विरल हो जाएगी, रेयर हो जाएगी। तो ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हुए साउंड प्रोपेगेट करती है। एक और तरह की मैकेनिकल वेव होती है, जैसे आपने पानी में ढेला फेंका या रस्सी बांध के आप उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो रस्सी में ऐसे ऐसे सांप की तरह बनते हुए चल रही है, ये भी एक वेव है। असल में वेव क्या होती है ना, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है बाई ए डिस्टर्ब। एक कोई डिस्टर्ब बने और उसके डिस्टर्ब के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरे जगह, उसी को वेव कहते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो वेव चले इधर और पार्टिकल वाइब्रेट करें इधर, यानी वेव के चलने के परपेंडिकुलर दिशा में, लंबवत दिशा में जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री पर, और वेव चलती है इधर और पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं 90 डिग्री पर, तो वैसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव साउंड नहीं है। जो पानी में ढेला फेंकते हैं तो जो गोल गोल बन जाता है और ऐसे ऐसे लहर बन के चलती है, सर्कुलर बन के, वो ट्रांसवर्स वेव ही है। रस्सी पकड़ के अगर आप उसको ऐसे ऐसे करते हो तो जो बनता है वो ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन साउंड एक तरह की वेव है लॉन्गिट्यूडिनल। इसमें क्या होता है कि जिधर वेव चल रही है, वो जो डिस्टर्ब बन रहा है वो भी उधर ही चेंज होते हुए बढ़ रहा है। यानी वेव चल रही है इधर, साउंड चल रहा है इधर, और पार्टिकल भी इधर ही वाइब्रेट हो रहे हैं, इधर ही वाइब्रेट हो रहे हैं। जिधर चल रही है वेव उसी के डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशन भी हो रहा है, वाइब्रेशन भी हो रहा है पार्टिकल का पैरेलल, जिधर वो चल रही है उधर ही, या पैरेलल बोलें, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो जिधर साउंड मूव कर रही होगी, चल रही होगी, प्रोपेगेट कर रही होगी, वाइब्रेशन भी उधर ही हो रहा होगा पार्टिकल का। लेकिन यहाँ चूँकि साउंड है, किसी भी वेव के लिए ये बात सही है, सिर्फ साउंड के लिए नहीं, कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी तो उसके लिए ये बात सही है कि साउंड का उस वेव के पार्टिकल उधर ही वाइब्रेट कर रहे होंगे जिधर वो वेव चल रही है, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और जो रीजन डेंसर एरिया वाला होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन,
और जो रीजन रेयरर एरिया वाला होता है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। मैंने यहाँ लिख रखा है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, रीजन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर, यानी जो हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन और जो लो प्रेशर का क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। तो साउंड एक मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन माने डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम ऐसे बनाते हुए चलती है और ये उधर ही बन रहा होता है जिधर साउंड चल रही होती है। तो आपने समझा कि साउंड का प्रोपेगेशन एक मीडियम में कैसे होता है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि जो है साउंड जिधर चलती है उधर ही पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, इसीलिए साउंड का प्रोपेगेशन एक मैकेनिकल वेव की तरह होता है और साउंड कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए एयर में आगे बढ़ती है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बनाते हुए आगे बढ़ती है, साउंड इस तरह से एयर में आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हो गया साउंड का प्रोपेगेशन। कोई पूछ सकता है कि कौन तरह की मैकेनिकल वेव बनाती है, तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स नहीं। मैकेनिकल वेव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो बोलेंगे मैकेनिकल। एयर में कैसे बढ़ती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए। तो ये है साउंड का प्रोपेगेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, इसको मैंने नाम दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ, ठीक है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनका पोजीशन टाइम ग्राफ इसको बोल सकते हैं, या फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साउंड वेव का। ध्यान से बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही है, बहुत मतलब समझने वाली। बाकी बातें तो आप जनरली रट लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा होल्ड करिए। मैं ये देख रहा था कि सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्राफ बनता कैसे है। इस पे मैंने एक अलग डिटेल्स में वीडियो बनाई है कि ग्राफ होता क्या है, कैसे बनता है, किनके बीच में बनाया जा सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधे आपको एक वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, प्लीज़ लिसन मी। एक वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बताया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से, इस बात को याद रखिएगा। और इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव भी बोल रहा है तो टॉपिक में एनसीईआरटी में, तो इसीलिए मैंने ये हेडिंग भी लिख दी। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल अगर वाइब्रेट करेगा, मूव नहीं करेगा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, बस वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा तो होगा क्या, उसकी कोई एक मीन पोजीशन होगी। जैसे कोई झूला झूलता है तो एक मीन पोजीशन होती है, तो उसके इधर जाता है फिर इधर जाता है, तो एक बीच का जो पोजीशन होता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं, माध्य पोजीशन कहते हैं, माध्य स्थिति कहते हैं। तो उसके इधर इधर जाता रहता है। तो वैसे ही जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसकी एक मीन पोजीशन होती है जिसके वो इधर और इधर दोनों तरफ गति करता रहता है, मोशन में होता है। तो अगर मैं इस पे टाइम को प्लॉट करूं, ये वाला जो एक्सिस है जिसको मैं एक्स एक्सिस आप लोग समझते हैं, इस वाले एक्सिस को आप लोग एक्स एक्सिस समझते हैं और इसको आप लोग समझते हैं वाई एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करूं जो कि लिख रखा हूं, और वाई एक्सिस पर पोजीशन को प्लॉट करूं, तो क्या होगा। कभी टाइम मान लीजिए 0 है तो पार्टिकल यहाँ पर है, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता पार्टिकल थोड़ा ऊपर पोजीशन की तरफ गया, मान लीजिए यहाँ गया, तो इसके और इसके सामने का पॉइंट यही वाला हो जाएगा। फिर पार्टिकल टाइम और बीता तो पार्टिकल और ऊंचाई पर गया, तो इसके और इसके सामने का पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा। फिर और टाइम बीता, यहाँ आया तो पार्टिकल और पोजीशन चेंज किया तो यहाँ पर आया। तो इस तरह से पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा है जिसको मैं इस पर प्लॉट कर रहा हूँ, और टाइम बीतता जा रहा है, तो ऐसे इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ बनेंगे एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर क्या होगा, पार्टिकल जब मैक्सिमम डिस्प्लेस हो चुका होगा तो अब वापस से इधर आएगा,
क्योंकि वाइब्रेशन करना है उसको। तो एक बार इधर से इधर 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 मैक्सिमम गया, फिर अब रिटर्न मारेगा और टाइम तो बीतता ही रहेगा। तो टाइम अब यहाँ से और आगे बीता और पार्टिकल अब वापस आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये मान लीजिए यहाँ नीचे आया, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन, ये पोजीशन है, यहाँ नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर ये टाइम हो गया। तो इसके सामने का पॉइंट अगर ये कहीं है तो यहाँ बना। फिर और टाइम बीता, पार्टिकल और नीचे आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो इन दोनों के सामने का टाइम यहाँ कहीं आया। फिर और टाइम बीता तो यहाँ पर आया, तो पार्टिकल फिर से अपने मीन पोजीशन पर आ गया, उधर से रिटर्न आके फिर बीच में आ गया। यानी ये वो टाइम है, ये वो टाइम है, ये वाला जहाँ पर अभी मैं मार्कर रख रहा हूँ, जिस पर पार्टिकल एक तरफ जाके और वापस फिर मीन पोजीशन पे आ गया है। अब और टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, थोड़ा और टाइम बढ़ेगा, तो अब पार्टिकल उधर से मीन पोजीशन पर आ गया है, अब इधर चलेगा। तो इधर चलेगा, तो अगर इधर की पोजीशन को पॉजिटिव माना हूँ तो इधर निगेटिव मानूंगा, नीचे की तरफ ये माइनस माना जाएगा। अब जब इधर चलेगा तो क्या होगा, मान लीजिए टाइम थोड़ा सा बीता, यहाँ आया तो पार्टिकल यहाँ आया, तो इसके सामने और इसके सामने का पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा तो पार्टिकल मिला के ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये पॉइंट बनेगा। फिर और नीचे आएगा तो पॉइंट और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा तो पार्टिकल का पोजीशन और नीचे आएगा, मतलब टाइम इधर बढ़ता जाएगा और पार्टिकल अब नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए इधर और नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसे बन रहा है। फिर इधर भी ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये हो गया मैक्सिमम मान लीजिए। फिर रिटर्न मारेगा मीन पोजीशन की तरफ, तो रिटर्न मारने के बाद अब जैसे जैसे टाइम और यहाँ से बीतेगा, इधर बढ़ेगा, तो ये पार्टिकल फिर मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ जा रहा है। ग्राफ को अगर आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे तो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, हालांकि इस बात में कुछ है नहीं, बस यही है कि इससे ऊपर पोजीशन पॉजिटिव है, इससे ऊपर पोजीशन नेगेटिव है, और इस वाली लाइन पर मैं टाइम दिखा रहा हूँ। तो टाइम बीत रहा है तो पार्टिकल ऊपर गया, मैंने मीन पोजीशन से इधर गया, और टाइम फिर बीतते जा रहा है तो पार्टिकल रिटर्न आया, फिर उल्टी डायरेक्शन में आया, फिर अब मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो उल्टी डायरेक्शन में इधर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, यहाँ तक आया। यानी यही वो टाइम है ना, ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का यही वो टाइम है, ये वाला जहाँ भी मैं मार्कर रख रहा हूँ, कि उस टाइम पर, ठीक है ना, ये जो टाइम है, इस टाइम पर पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, मीन पोजीशन से उधर गया, मीन पोजीशन पे आया, इधर आया, फिर मीन पोजीशन पर गया। तो यहाँ से ये देखिए पूरा एक बना यहाँ तक। अब फिर यहीं से फिर से वैसा ही रिपीट होगा, जैसे यहाँ से ऐसे बना है, फिर यहीं के बाद से फिर से वैसा रिपीट हुआ, फिर यहाँ के बाद से फिर से वैसा रिपीट होगा, फिर यहाँ के बाद से फिर से ऐसा रिपीट होगा। यानी यहाँ तक का जो ये मैं अगर ऐसे लाइन खींच दूँ तो ये जो टाइम है, ये पूरा एक ऑसिलेशन का टाइम है। ये जो टाइम है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये एक ऑसिलेशन का टाइम है, और एक ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, टाइम पीरियड को हम टी से दिखाते हैं, टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने का टाइम, सेकंड में इसका यूनिट होता है। तो ये पूरा एक वाइब्रेशन का टाइम है, और इस पूरे को हम कहते हैं एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से वो रिपीट हो रहा है। तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव या पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, कि ये जो ग्राफ है ना, ये किसी चलने वाली चीज़ का नहीं है जो ऐसे दिख रहा है। बहुत लोगों को ऐसे समझ में आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है, इसीलिए मुझे इस पर टाइम देना पड़ रहा है। ये जो ग्राफ है एक वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल के पोजीशन और टाइम के साथ उसके वेरिएशन का ग्राफ है, कि कैसे कैसे टाइम बीतता है तो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। अब वाइब्रेट कर रहा था तो एक बार गया मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से हो गया मीन पोजीशन, फिर उल्टी दिशा में आया मैक्सिमम, फिर हो गया मीन पोजीशन। तो यहाँ तक जब कंप्लीट किया तो एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हमको पता चलती हैं। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो ये टाइम लगा, क्योंकि इस पे मैंने टाइम ही प्लॉट कर रखा है, तो यही टाइम हमारा कहलाता है टाइम पीरियड, टी से दिखाते हैं। टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन इसका डिफिनीशन है। और आगे बात करें ना, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना। आगे मैं यहाँ बात करूँ फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं, न्यू, ऐसे यन यू न्यू पढ़ते हैं इसको, और भी की तरह होता है, ऐसे एक साइड में इसका बढ़ा होता है। तो ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने बोला ना साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखूँ ये रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ। पार्टिकल बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है, तो हो सकता है कि एक ही सेकंड में 20 वाइब्रेशन या 40 वाइब्रेशन कर लेता हो। तो उस एक वाइब्रेशन का जो टाइम होगा, एक वाइब्रेशन का, वो तो टाइम पीरियड है, लेकिन एक ही सेकंड में जितना वाइब्रेशन वो कर लेगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। न्यू से दिखाते हैं, ऐसे सिंबल होता है, हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। और क्या लिखा है मैंने इसके सामने, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं। न्यू से दिखाते हैं, ऐसे होता है ये। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ से उसको सिंबल है, दिखाते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज पढ़ते हैं। और इसको वाइब्रेशन पर सेकेंड भी कहते हैं। तो हर्ट्ज का मतलब हुआ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी इतना वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज। या फिर उसी को बोलते हैं वाइब्रेशन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट है, इसका डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। हाउ मेनी ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी की बात। एक और बात मैं बता दूं, जो मैंने बोला ना साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 20 हर्ट्ज या 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। और ऐसे ही वो बढ़ता जाए, एक ही सेकेंड में 50 बार वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज या 50 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही सेकेंड में 15,000 बार वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 15,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 15,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। या फिर वाइब्रेशन पर सेकेंड ना बोल के बोले 15,000 हर्ट्ज होगी। और अगर ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे 20,000 पर सेकेंड, यानी एक ही सेकेंड में 20,000 बार वाइब्रेशन करे, तो उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज या 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। या उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगी। तो जो आदमी का कान है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है। मतलब ऐसे साउंड को जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होगी, वैसे साउंड को आदमी का कान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को आदमी का कान नहीं सुन सकता है। ये रेंज ऑफ हियरिंग है जो यहाँ पर लिखी हुई है, रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की क्या रेंज है आदमी के कान की। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, चमगादड़ या कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इससे ऊपर नीचे की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन लेते हैं, लेकिन आदमी का कान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकता है। तो ये बात हो गई फ्रीक्वेंसी के बारे में और रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। एक बात और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ना कि देखिए टाइम पीरियड, ये जो मैंने अभी बताया है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, मतलब एक वाइब्रेशन का टाइम। तो जो टाइम पीरियड है ना और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे देखिए अगर एक वाइब्रेशन का टाइम ज़्यादा होगा तो मतलब कि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम है। तो उस केस में एक ही सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेकेंड में कम वाइब्रेशन होगा ना। जब एक एक वाइब्रेशन का टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा तो। और अगर टाइम पीरियड का वैल्यू कम हुआ, मतलब एक ही सेकेंड में ज़्यादा वाइब्रेशन हो पाएगा, क्योंकि अब टाइम पीरियड कम हो गया है, मतलब एक वाइब्रेशन का टाइम कम हो गया है, तो एक सेकेंड में ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। और एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसीलिए जहाँ टाइम पीरियड जहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है वहाँ 1 टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह 1 टाइम पीरियड लिख सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने जो बताया समझ में आया होगा। जैसे टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन का टाइम है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ही सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। तो अगर एक वाइब्रेशन का टाइम कम होगा, मतलब टाइम पीरियड कम होगा, तो एक ही सेकंड में ज़्यादा वाइब्रेशन होना पॉसिबल होगा, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और अगर एक वाइब्रेशन का टाइम ज़्यादा होगा, यानी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो एक ही सेकंड में कम ही वाइब्रेशन हो पाएगा ना, क्योंकि एक वाइब्रेशन का टाइम ही ज़्यादा है। तो जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसीलिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। इसको न्यू पढ़ते हैं, भी मत समझिएगा। ग्रीक लेटर होता है न्यू, उसी से फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। मैंने आपको रेंज ऑफ हियरिंग भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात आती है जिसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को उल्टा वाई से दिखाते हैं, लैम्डा इसको पढ़ते हैं, ये भी ग्रीक लेटर है, लैम्डा से दिखाते हैं। और ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन आर टू कंजिक्यूटिव रेयर फैक्शन। आप जानते हैं ना, मैंने बताया है अभी कि जो साउंड है वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनाते हुए प्रोपेगेट करती है, बढ़ती है। तो दो लगातार जो कंप्रेशन है या फिर दो लगातार जो रेयर फैक्शन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। असल में ना फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सब किसी भी वेव के लिए डिफाइन होते हैं। कोई भी वेव होगी तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कोई वेवलेंथ होगा, उसका कोई टाइम पीरियड होगा, उसका कोई एम्पलीट्यूड होगा। तो साउंड भी एक तरह की वेव है, इसीलिए इसके लिए भी ये सब बातें आ रही हैं। और यहाँ पर कंप्रेशन या रेयर फैक्शन लिखा गया है वेवलेंथ के बारे में। अगर यही कोई दूसरी वेव होती तो वहाँ पे लिखा जाता दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो सेम फेज में हो, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे लिखा गया फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मैंने क्या बोला कि वेवलेंथ एक चीज़ होती है किसी वेव के लिए, इसको लैम्डा से दिखाते हैं उल्टा वाई से। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंजिक्यूटिव रेयर फैक्शन, ठीक है ना। रेयर फैक्शन या कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का दो लगातार के, यानी एक कंप्रेशन के बाद जो दूसरा कंप्रेशन है या एक रेयर फैक्शन के बाद अगला जो रेयर फैक्शन है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ये डिस्टेंस होती है तो जाहिर है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अगर इस ग्राफ से बात करें ना तो देखिए यहाँ से पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ यहाँ तक, और यहाँ से नया ऑसिलेशन चालू हो गया। तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम सेम फेज बोलते हैं, मतलब ये भी और ये भी दोनों समान कला में हैं। ऐसे ये वाला पॉइंट सेम फेज में है। ऐसे यहाँ का पार्टिकल इसके यहाँ के पार्टिकल के साथ सेम फेज में है। तो सेम फेज के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये वाला, ये भी वेवलेंथ के बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है। या फिर बोलें तो इसके और इसके बीच का ये जो लेंथ है, यहाँ से सेम फेज पार्टिकल है, तो ये भी लैम्डा के बराबर होगा। और ये जो उठा हुआ हिस्सा है इस ग्राफ का, ये पहाड़ की तरह, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और जो ऐसे नीचे की तरफ धंसा हुआ ये लास्ट बॉटम का हिस्सा है पेंदी का, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ इस ग्राफ में ये दो पॉइंट होते हैं। क्रेस्ट वो होता है जहाँ पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है एक तरफ, और ट्रफ वो होता है जहाँ पार्टिकल उल्टे दूसरी तरफ अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है। तो इस तरह से ग्राफ से हमको बहुत सारी बातें मिलती हैं। वेवलेंथ का ये डिफिनीशन तो है ही, साथ ही साथ वेवलेंथ का ये भी डिफिनीशन है कि दो सेम फेज वाले पार्टिकल के बीच का लेंथ ही वेवलेंथ है, जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। या फिर यहाँ पर सेम फेज वाले पार्टिकल ना बोल के साउंड के लिए, किसी भी वेव के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि वेव में वेवलेंथ होता ही है। और साउंड के लिए बात करें तो साउंड में क्या है,
कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हुए बढ़ रही है। तो दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड वेवलेंथ। हिंदी में बोलें तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तरंग धैर्य पढ़ते हैं, तरंग दैर्ध्य लिखा होता है, तरंग धैर्य वेवलेंथ को कहते हैं। तो ये मैंने वेवलेंथ के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेंज ऑफ हियरिंग भी बताया कि आदमी का कान 20 वाइब्रेशन से 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड वाले साउंड को सुन सकता है। मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है। एक बात और बता दूं, 1000 हर्ट्ज को 1 किलो हर्ट्ज बोलते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड आदमी सुन सकता है। यह ऐसे भी किताबों में लिखा गया है। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। बाकी टाइम पीरियड क्या है, मैंने बताया कि टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का टाइम है और ये फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इस तरीके से रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? जब भी कोई वाइब्रेट करता है ना पार्टिकल, तो अपने मीन पोजीशन से कितना उधर गया या कितना इधर आया, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में मैंने लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसके मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन माध्य स्थिति से पार्टिकल का कहलाता है एम्पलीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं आयाम। अगर ग्राफ से बोले तो यही हो जाएगा, यही पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है नीचे की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। या फिर ऊपर की तरफ बात करें तो ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ये यानी ये तो मीन पोजीशन है ये लाइन, तो इससे कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वही हमारा एम्पलीट्यूड समझा जाएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितना उधर गया, इतना इधर आया। जैसे कोई झूला झूल रहा है तो बीच वाली स्थिति से वो कितना इधर जा रहा है या कितना इधर जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। साउंड के केस में ये है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जो है में प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ये किसी भी वेव के लिए हो सकता है। साउंड भी एक वेव है, इसलिए यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। तो साउंड के केस में ये एनसीईआरटी की डिफिनीशन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। साउंड के केस में यही डिफिनीशन ऐसे है, मैक्सिमम प्रेशर चेंज फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है ना, सराउंडिंग से मैक्सिमम कितना प्रेशर में चेंज आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये वाइब्रेशन के केस में होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों बातें एक जैसी हैं, जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे। साउंड में ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है और कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर चेंज फ्रॉम सराउंडिंग प्रेशर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड साउंड के लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे। और किसी भी वेव के लिए बोलेंगे जो वाइब्रेट होके बन रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बात करें तो ये सारी बातें हो गई। तो यहाँ पे ये एक मैंने कुछ फार्मूला भी लिख रखा है। भी मतलब वेलोसिटी यानी स्पीड बोलें तो जो साउंड होती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 1 कदम चलता हूँ ना तो 2 मीटर चलता हूँ। मेरे एक एक कदम का जो लंबाई है 2 मीटर नहीं, सॉरी 2 फीट मान लीजिए मैं 1 कदम चलता हूँ तो मेरे 1 कदम की लंबाई जो है 1 फुट स्टेप में डालता हूँ तो 2 फीट होती है। और एक ही सेकंड में मैं 5 कदम चल लेता हूँ, 5 फुट स्टेप चलता हूँ। सो इफ आई कवर 5 फुट स्टेप इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स माई फ्रीक्वेंसी विल बी 5। यानी एक ही सेकंड में जितना वैसा बनेगा वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं 5 कदम एक ही सेकंड में चलता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। और 1 कदम की लंबाई है 2 फीट की, तो वो हो गई वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, कितनी लंबाई है 2 सेम फेज के पार्टिकल की या 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन के बीच का जो लेंथ है, तो वो हो गया वेवलेंथ। और एक ही सेकंड में कितना वैसा हो रहा है वो हो गया फ्रीक्वेंसी। तो एक ही सेकंड में कितना वेव आगे गई प्रोपेगेट की। अगर मैं 1 कदम में 2 फुट चलता हूँ और एक ही सेकंड में 10 कदम चलता हूँ, 5 कदम चलता हूँ, मान लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ, जल्दी शायद बोल रहा हूँ। मैं 1 कदम 2 फीट का चलता हूँ
और एक ही सेकंड में मैं 5 कदम चलता हूँ, तो एक ही सेकंड में डिस्टेंस कितना चलूँगा? 5 2 10 फीट, ठीक है ना। एक ही सेकंड में मैं 5 कदम चलता हूँ और एक कदम मेरा 2 फीट लंबा है, तो एक ही सेकंड में डिस्टेंस कितना चलूँगा? तो 5 दूना 10, यानी 10 फीट का मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर लूँगा। तो इसी तरह से साउंड के लिए जो स्पीड होती है वो होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ है 2 ऑसिलेशन के बीच का लेंथ और फ्रीक्वेंसी है एक ही सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो इसीलिए साउंड के लिए स्पीड या वेलोसिटी हो जाती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति ही साउंड की स्पीड के बराबर है। और मैंने बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी की जगह मैं 1/t लिख सकता हूँ। तो ये लेमडा तो रहेगा ही, 1/t आएगा तो लेमडा/t हो जाएगा। यानी जो साउंड की स्पीड होती है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है, तरंगदैर्घ्य गुणा आवृत्ति होती है, या तरंगदैर्घ्य बटा टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। तरंगदैर्घ्य बटा टाइम पीरियड यानी कि λ/t होता है। वेवलेंथ अपन टाइम पीरियड, तरंगदैर्घ्य और टाइम पीरियड को हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं। तो ये वेव के मतलब साउंड वेव की स्पीड के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। ठीक है, आगे बढ़ें। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, एक ये हेडिंग है एनसीईआरटी में, तो वो भी मैंने लिख रखी है। देखिए, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है और बिना मीडियम के साउंड की स्पीड क्या साउंड हो ही नहीं सकती, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मैं पहले ही बहुत जोर दे के बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे तेज होती है, सबसे तेज़ी से साउंड चलती है सॉलिड मटेरियल में। लिक्विड में उससे स्लो हो जाती है और गैस में सबसे स्लो चलती है। यानी सबसे स्लो जो साउंड की स्पीड है वो गैस में ही है, जिसके ज़रिए हम लोग सुनते हैं। साउंड सॉलिड से तो सुनते नहीं हैं। तो अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। गैस में सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में कम होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में होती है। एनसीईआरटी की किताब में इस पर एक टेबल भी दिया है कि कौन कौन से में लगभग कितनी होती है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है। तो देखिए, जो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगा, ऐसे साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बोल सकते हैं। तो ये बहुत दूर तक बिना एनर्जी लॉस किए चली जा सकती है। ऐसे साउंड को पानी में नीचे भेजते हैं, तो नीचे पानी में चीज़ों का पता लगाते हैं। कोई जहाज़ चल रही है तो उसको कोई मिसाइल ना आकर के हिट कर दे, या नीचे समुद्र में कोई पहाड़ या चट्टान हो जिससे वो जहाज़ टकरा ना जाए। इसके लिए पता करने के लिए हम इस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यानी अल्ट्रा साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जहाज़ों में लगा होता है। उस डिवाइस का नाम है सोनार, जो इसको यूज करता है। सोनार, SONAR। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है पेट की जांच करने में। पेट के ऊपर एक मशीन चलाते हैं जो अल्ट्रासाउंड भेजती है, तो वो साउंड अगर पथरी उथरी रहता है तो उससे टकरा के वापस आती है और उसकी एक शैडो बनाती है डिस्प्ले पर, कि मतलब ये देखिए यहाँ पे पथरी है, उसकी एक छाया बन जाती है, परछाई। तो इस चीज़ से हम पेट की जांच उच करने में भी इसका यूज करते हैं। यूरेट्रस, गाल ब्लैडर, इन सब चीज़ों का जांच करते हैं अल्ट्रासाउंड से। सोनार में इसका यूज करते हैं। हार्ट की इमेज बनाने के लिए भी यूज करते हैं। आपने सुना होगा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, पथरी निकली हुई है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो। हार्ट का भी ऐसे ही चेक करते हैं, उसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी हुआ है, साउंड वाली मशीन से पता चलता है। तो उसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी बीम छोड़ी जाती है साउंड की, मतलब अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज है इसका। इसके अलावा जो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको कहते हैं इंफ्रासाउंड। तो ये भी एक काम लायक बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। इंफ्रासाउंड क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, दैट विल बी कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। और जिसका 20 हर्ट्ज से कम हो, दैट विल बी कॉल्ड इंफ्रासाउंड। तो ये इतनी बातें थी साउंड के बारे में। साउंड एक तरह की वेव है ना, इसीलिए ये सारी बातें जो हैं आपको पढ़ाई जा रही हैं।
क्योंकि किसी भी वेव के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड जैसी बातें होती हैं। साउंड के केस में थोड़ी थोड़ी बातें बदल गई कि कंप्रेशन या रेयरफैक्शन बोल दिया गया, मैक्सिमम प्रेशर चेंज बोल दिया गया एम्पलीट्यूड की जगह, और वही दूसरा होगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो यही सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं एक जैसी ही। और साउंड एक तरह की वेव है, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो आई होप ये वीडियो तो लंबा हो गया होगा, कई बातें मैं बहुत रिपीट करके भी बोल दिया होऊंगा, लेकिन अगर आप इसको पैसेंस रख के पूरा देखे होंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो अब कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग मी पेशेंसली।